हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हो आप सब लोग। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। मैं आपकी बॉटनी टीचर डॉक्टर पारुल। आज हम जो टॉपिक लिए हैं उसका नाम है क्रेब्स साइकिल। क्रेब्स साइकिल बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसमें से बहुत क्वेश्चन बनते हैं। लेकिन मैंने ये टॉपिक आज क्यों लिया है, बिकॉज मैं जब बच्चों का डाउट सॉल्व करती हूँ तो मैं देखती हूँ कि मैडम क्रेब्स साइकिल बिल्कुल भी नहीं आता है, बहुत दिक्कत होती है। क्रेब्स साइकिल तो नहीं आता है मैम, पूरा रेस्पिरेशन चैप्टर ही बहुत टफ लगता है, समझ में नहीं आता है। कहाँ पर CO2 ऐड होता है, कहाँ पर हमारा वाटर ऐड होता है, कहाँ पर निकलता है मैम, NaDH क्या है, FADH क्या है मैम, ये सब हमको बहुत कंफ्यूजिंग लगता है। इसीलिए मैंने आज ये टॉपिक लिया है। इसमें हम डिटेल में एक एक लाइन को क्लियर करेंगे और कहां पर कौन सा एंजाइम यूज होता है, कहां पर नहीं होता है, किस में होता, माइटोकॉन्ड्रिया की मैट्रिक्स में क्या होता है, मेम्ब्रेन में क्या होता है, हम इस टॉपिक में अच्छे से क्लियर करेंगे। ओके, इस टॉपिक को पढ़ने से पहले मैं आपको थोड़ा सा बेसिक बता दूं कि ये जो क्रेब्स साइकिल है ये रेस्पिरेशन का एक सब टॉपिक है, रेस्पिरेशन चैप्टर का एक सब टॉपिक है। ओके, रेस्पिरेशन में होता क्या है, ग्लूकोज का ब्रेकडाउन, यानी कि ग्लूकोज में जो कार्बन होते हैं, कार्बन कार्बन के बीच में जो बॉन्ड होता है वो टूटता है और एनर्जी मिलती है हमको। वो आता है, वो कहां पर होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में। एक होता है हमारा फोटोसिंथेसिस चैप्टर, जो नेक्स्ट चैप्टर है फोटोसिंथेसिस, उसमें क्या होता है, सिंथेसिस ऑफ ग्लूकोज, ग्लूकोज बनता है। रेस्पिरेशन में ग्लूकोज टूटता है, वहां से हमको एनर्जी मिलती है। और फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, ग्लूकोज बनता है, ग्लूकोज की सिंथेसिस होती है। क्लियर। तो यहां पे हम ग्लूकोज को तोड़ेंगे और उससे एनर्जी लेंगे। हम सबसे पहले करते हैं, देखो इसमें हमारे 3-4 रिएक्शन होती है। सबसे पहले होती है हमारी ग्लाइकोलाइसिस, उसके बाद होती है हमारी लिंक रिएक्शन के बाद में होता है हमारा क्रेब्स साइकिल के बाद में होता है हमारा ETS। हम स्टार्ट करते हैं ग्लाइकोलाइसिस से। मैं छोटा शॉर्ट में बताऊंगी व्हाट इज ग्लाइकोलाइसिस, क्योंकि हमारा मेन फोकस रहेगा आज क्रेब्स साइकिल पर। ग्लाइकोलाइसिस में क्या होता है, ग्लाइकोलाइसिस ग्लूकोज को पार्शियली ब्रेक डाउन करती है। कंप्लीट ब्रेक डाउन हमारा क्रेब्स साइकिल में होता है ग्लूकोज का। ये क्वेश्चन डायरेक्टली बन जाता है कि ग्लाइकोलाइसिस में ग्लूकोज का पार्शियली ब्रेक डाउन होता है और क्रेब्स साइकिल में ग्लूकोज का कंप्लीटली ब्रेक डाउन हो जाता है। क्लियर। जो हमारा ग्लाइकोलाइसिस है वो प्रोकैरियोट में भी होता है, यूकैरियोट में भी होता है। यानी कि ऑक्सीजन प्रेजेंट है तो भी होगा ग्लाइकोलाइसिस, ऑक्सीजन एब्सेंट है तो भी होगा ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस इज अ यूनिवर्सल रिएक्शन। ओके, तो देखो ग्लाइकोलाइसिस में पूरा नहीं बताऊंगी, बस थोड़ा सा बता रही हूं कि हमारा जो ग्लूकोज का मॉलिक्यूल कन्वर्ट होता है पायरुविक एसिड में। ग्लूकोज के पास में 6 कार्बन होते हैं और ये बनाता है हमारा पायरुविक एसिड। पायरुविक एसिड में 3 कार्बन होता है। तो जब यहाँ पे 6 कार्बन है तो पायरुविक एसिड के 2 मॉलिक्यूल बनेंगे, 3 कार्बन के 2 मॉलिक्यूल बनेंगे। क्लियर। तो देखो यहाँ पे क्या होता है कि टोटल हमारी यहाँ पे जब हमारा ग्लाइकोलाइसिस होता है तो जो हमारी टोटल एनर्जी हमको जो मिलती है वो कितनी मिलती है, 2 ATP और 2 NaDH2। ओके, ये हमारी टोटल एनर्जी है। इसमें से हमारा 2 ATP का लॉस भी हो जाता है, इसमें से हमारे 2 ATP का लॉस हो जाता है। तो अगर हम बात करें, सपोज करो कि मेरी सैलरी है 1 लाख रुपए। ओके, तो वो मेरी टोटल सैलरी है, उसमें से मेरे खर्चे कितने हैं, उस खर्चे को निकाल करके फिर मेरे पास कितना बच रहा है वो मेरा क्या होगा, नेट गेन। मेरा कितना प्रॉफिट मेरे पास हो रहा है वो है मेरा नेट गेन। 2 ATP और 2 NaDH2, ये है ग्लाइकोलाइसिस का टोटल गेन। अब इसमें से क्या करना है, नेट गेन कितना होगा, तो लॉस हमारा कितना है, 2 ATP। तो 2 ATP से इस 2 ATP को कट कर दो, कितना बचा हमारा नेट गेन, 2 ATP प्लस 2 NaDH2। ये है हमारा ग्लाइकोलाइसिस का नेट गेन। सीधे सीधे क्वेश्चन पूछ लेता है ये कि नेट गेन कितना है और टोटल कितना है। क्लियर। ओके, अब हमारा ग्लूकोज कन्वर्ट हो गया है पायरुविक एसिड में। पायरुविक एसिड के पास में क्या है, 3 कार्बन का मॉलिक्यूल है लेकिन 2 बन रहा है क्योंकि ग्लूकोज के पास में 6 कार्बन है। ओके, अब ये 3 कार्बन का मॉलिक्यूल
कन्वर्ट होता है 2 कार्बन के मॉलिक्यूल में। क्यों? क्योंकि जो हमारा लिंक रिएक्शन के बाद में हमारा क्रेब्स साइकिल में जाता है, और क्रेब्स साइकिल 3 कार्बन के मॉलिक्यूल को नहीं लेता है, वो 2 कार्बन के मॉलिक्यूल को लेता है। तो क्या होता है, अगर हमको कहीं से एक कार्बन निकालना है तो बस वहां से CO2 को निकाल दो। यहां पर कितना है, 3 कार्बन, यहां पे कितना है, 3 कार्बन, बस यहां से एक CO2 को निकाल दो, कितना बन जाएगा हमारा, 2 कार्बन। कहीं से आपको कार्बन को निकालना है, किसी में से आप एक CO2 को निकाल दो, हमारा एक कार्बन कम हो जाएगा। तो पायरुविक एसिड 3 कार्बन का है, कन्वर्ट हो गया एसिटाइल कोएंजाइम ए में। एसिटाइल कोएंजाइम ए में कितने कार्बन है, 2 कार्बन। अब आपको पता है कि पायरुविक एसिड के 2 मॉलिक्यूल बने थे, तो एसिटाइल कोएंजाइम के भी 2 ही मॉलिक्यूल बनेंगे। एसिटाइल कोएंजाइम के 2 ही मॉलिक्यूल बनेंगे। क्लियर? 2 कार्बन का है बट मॉलिक्यूल कितने बनेंगे, 2 बनेंगे। ओके, तो हमारा CO2 भी, हाँ ये हो गया हमारा। अब यहाँ पे क्या है कि जब पायरुविक एसिड, ये है हमारा लिंक रिएक्शन, ये हमारा क्या है, ये है हमारा लिंक रिएक्शन, यानी कि पायरुविक एसिड कन्वर्ट होता है एसिटाइल कोएंजाइम ए में, तो हमारे पास में क्या है, गेन हो जाता है, यानी कि पायरुवेट डिहाइड्रोजनेज कॉम्प्लेक्स, यानी कि ये एंजाइम है ये, और क्या होता है, NAD प्लस से 2 NADH का हमारा प्रॉफिट हो जाता है, यानी कि यहाँ पे हमको एनर्जी मिल जा रही है। लिंक रिएक्शन में हमारा क्या प्रॉफिट हो रहा है, ये बन रहा है, हमको एनर्जी मिल रही है। क्वेश्चन सीधे सीधे पूछता है कि लिंक रिएक्शन में कितने NADH2 होते हैं, 2, क्योंकि ये 2 है ना, 2 पायरुविक एसिड, एक से एक बनेगा और दूसरे से एक और बनेगा, तो 2 है तो 2 से 2 NADH2 बन जाएंगे हमारे, है ना। और हमारे क्या है, इसमें क्या हो रहा है, CO2 निकल गई, क्योंकि 3 कार्बन का है, 2 में कन्वर्ट हुआ तो एक CO2 निकल गई, और साथ में हमारा कोएंजाइम ए ऐड हुआ है, तो यहाँ पे कोएंजाइम ए एंटर करेगा। यहाँ तक क्लियर? ये हो गया हमारा लिंक रिएक्शन। तो लिंक रिएक्शन में हमारे कितने NADH2 यूज का प्रॉफिट हुआ, 2 का। यहां पर ग्लाइकोलाइसिस में कितना हुआ, 2 ATP 2 NADH2। लिंक रिएक्शन में कितना हुआ, 2 NADH। यहां तक समझ में आ रहा है? ओके। अब जो हमारा लिंक रिएक्शन में जो 2 एसिटाइल कोएंजाइम ए बना, ये हमारा एंटर करता है किसमें, क्रेब साइकिल में। ये हमारा एंटर करता है क्रेब साइकिल में, क्रेब साइकिल में ये हमारा एंटर करता है। तो देखो मैंने स्टार लगाया है और ग्रीन कलर से इसको अलग से लिखा हुआ है, क्यों? क्योंकि क्वेश्चन बनता है कि क्रेब साइकिल स्टार्टिंग कहां से होती है। तो क्रेब साइकिल में जो सबसे पहले जो स्टार्टिंग होती है वो होती है हमारी ऑक्सैलो एसिटिक एसिड। ऑक्सैलो एसिटिक एसिड जिसके पास 4 कार्बन होते हैं, ऑक्सैलो एसिटिक एसिड के पास 4 कार्बन होते हैं, स्टार्टिंग होती है हमारी यहीं से। और एसिटाइल कोएंजाइम ए के पास 2 कार्बन होते हैं, तो 4 कार्बन और 2 कार्बन कितना बना लेते हैं हमारे, 6, यानी कि 4 कार्बन प्लस 2 कार्बन कितना बना लेते हैं ये मिलकर के, 6 कार्बन। तो पहला जो हमारा प्रोडक्ट बनता है, पहला जो हमारा क्रेब साइकिल में, वो क्या होता है, सिट्रिक एसिड। क्या होता है, सिट्रिक एसिड। कितने कार्बन का होगा, 6 कार्बन का। इसीलिए इस साइकिल को सिट्रिक एसिड साइकिल भी कहते हैं। क्रेब साइकिल को सिट्रिक एसिड साइकिल क्यों कहते हैं, कि पहला जो प्रोडक्ट बन रहा है हमारा वो 6 कार्बन का बन रहा है और उसका नाम क्या है, सिट्रिक एसिड। तो यहां पे जब सिट्रिक एसिड बन रहा होता है तो हमारा इस जगह पर एक वाटर का मॉलिक्यूल एंटर करता है। क्लियर यहां तक? अब ये सिट्रिक एसिड है हमारा 6 कार्बन का, सिट्रिक एसिड हमारा कन्वर्ट होता है आइसोसिट्रेट में, यानी कि आइसोमर है इसका, यानी कि आइसोसिट्रेट में। इसके पास में भी 6 ही कार्बन है, अभी तक यहाँ पे कुछ भी नहीं हुआ है। हमने क्या किया है, सिट्रिक एसिड बनाया है और कन्वर्ट करा दिया है आइसोसिट्रेट में। इसके पास में भी 6 कार्बन है। अब आइसोसिट्रेट से हमारा बनता है अल्फा कीटो ग्लूटारिक एसिड। अल्फा कीटो ग्लूटारिक एसिड, अल्फा कीटो ग्लूटारिक एसिड में 5 कार्बन होते हैं, और मैंने आपको यही बताया था कि कहीं से भी हमको कार्बन निकालना है तो उसमें से एक CO2 को निकाल दो। अब ये देखो यहाँ पे 6 कार्बन है, 6 में से यहाँ पे हमारे 5 कार्बन का प्रोडक्ट बना है, तो हम क्या कर देंगे, यहां से एक CO2 को निकाल देंगे। क्लियर? और एक वाटर का मॉलिक्यूल यहां पर एंटर कर जाता है। और एक सबसे बड़ी बात, जब हमारा आइसोसिट्रेट
अल्फा कीटो ग्लूटारिक एसिड में जब कन्वर्ट होता है तो हमारा NADH बन जाता है, NAD से NADH बन जाता है। ओके, अब जो हमारा अल्फा कीटो ग्लूटारिक एसिड 5 कार्बन का है, एक क्वेश्चन ये भी बनता है कि पूरे क्रेब्स साइकिल में 5 कार्बन का कौन सा कंपाउंड है, कितने होते हैं? तो पूरे क्रेब्स साइकिल में 5 कार्बन का सिर्फ हमारे पास एक ही कंपाउंड होता है, जिसका नाम क्या है? अल्फा कीटो ग्लूटारिक एसिड। क्लियर? अब अल्फा कीटो ग्लूटारिक एसिड 5 कार्बन का है, ये कन्वर्ट होता है सक्सिनाइल कोएंजाइम ए में। अल्फा कीटो ग्लूटारिक एसिड 5 कार्बन का कंपाउंड होता है, ये कन्वर्ट होता है सक्सिनाइल कोएंजाइम ए में। यानी कि यहाँ पे फिर से कोएंजाइम ए लग रहा है, इट मींस कि फिर से हमारा कोएंजाइम ए एंटर करेगा क्रेब्स साइकिल में। क्लियर? ओके, अल्फा कीटो ग्लूटारिक एसिड से सक्सिनाइल कोएंजाइम ए बन रहा है, यानी कि 5 कार्बन से 4 कार्बन बन रहा है, इट मींस कि फिर से एक हमारा CO2 निकलेगा। 5 से 4 बन रहा है तो फिर से हमारा एक CO2 निकलेगा और क्या होगा? एक NAD प्लस हमको फिर से प्रॉफिट हो जाएगा। क्लियर? अब सक्सिनाइल कोएंजाइम ए कन्वर्ट हो रहा है हमारा सक्सिनिक एसिड में। अब ये भी 4 कार्बन का है, ये भी 4 कार्बन का है, तो हमारा यहाँ पर CO2 नहीं निकलेगा, क्योंकि अगर CO2 निकल जाएगा यहाँ पर, अगर यहाँ पे CO2 निकल जाएगा तो हमारा क्या हो जाएगा? 3 कार्बन का रह जाएगा। लेकिन सक्सिनाइल कोएंजाइम ए हमारा, सक्सिनिक कोएंजाइम ए हमारा कैसा होता है? 4 कार्बन का ही होता है। ओके, तो हमारा ये इस स्टेप पर CO2 नहीं निकलेगा। CO2 वहीं पर निकलेगा जहां पे हमको 5 कार्बन से 4 कार्बन करना है, 6 कार्बन से 5 कार्बन करना है, उसी स्टेप पे हमारा CO2 निकलेगा। तो हमारा सक्सिनाइल कोएंजाइम ए कन्वर्ट हो रहा है सक्सिनिक एसिड में। तो कोएंजाइम ए यहाँ पे लगा हुआ था, यहाँ पे नहीं लग रहा है, तो यहाँ पर हमने ऐड किया था और इस कोएंजाइम ए को हमने यहाँ पर निकाल दिया। क्लियर? और इस स्टेप पर हमने एक वाटर के मॉलिक्यूल को एंटर करा दिया। और एक और खुशी की बात कि यहाँ पे हमको एक और जो GTP होती है, हम इसको ATP, GTP मतलब ATP, यानी कि यहाँ पे एक ATP का हमको गेन हो गया। ठीक है, अब क्या है, जो सक्सिनिक एसिड है ये 4 कार्बन का है, ये कन्वर्ट होता है फ्यूमेरिक एसिड में। किसमें कन्वर्ट होता है? फ्यूमेरिक एसिड में। फ्यूमेरिक एसिड के पास में भी 4 कार्बन है, तो यहां पर भी O2 CO2 नहीं निकलेगा। क्लियर? सक्सिनिक एसिड के पास में भी 4 कार्बन है, फ्यूमेरिक एसिड में कन्वर्ट हो रहा है, तो इसमें से भी CO2 नहीं निकलेगा। लेकिन वेरी 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 इंपॉर्टेंट, क्रेब्स साइकिल के सारे जो एंजाइम है वो माइटोकॉन्ड्रिया की मैट्रिक्स में प्रेजेंट होते हैं। इस पॉइंट को ध्यान से सुनना, क्रेब्स साइकिल के जितने भी एंजाइम हैं वो माइटोकॉन्ड्रिया की मैट्रिक्स में ही होते हैं। लेकिन ये जो सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज ये एंजाइम है, ये माइटोकॉन्ड्रिया की मैट्रिक्स में नहीं होता है, ये माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन में होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि क्रेब्स साइकिल का ऐसा कौन सा एंजाइम है जो माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में नहीं होता है, माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन में होता है। तो आंसर जाएगा सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज। ओके, यहां पर क्या होता है कि FAD से FADH बन जाता है। ओके, अब हमारा जो फ्यूमेरिक एसिड है ये कन्वर्ट होता है मैलिक एसिड में। फ्यूमेरिक एसिड कन्वर्ट होता है मैलिक एसिड में, यानी कि 4 कार्बन फिर से कन्वर्ट हो रहा है 4 कार्बन में ही, तो यहाँ पे कोई भी हमारा CO2 नहीं निकलेगा। लेकिन जब हमारा फ्यूमेरिक एसिड कन्वर्ट होता है मैलिक एसिड में, तो इस स्टेप पे हमारा इस स्टेप पे फिर से हमारा वाटर मॉलिक्यूल एंटर करता है। अब हमारा जो मैलिक एसिड है कन्वर्ट हो रहा है ऑक्सैलो एसिटिक एसिड में। यानी कि देखो ये साइकिल है, ये पूरी कैसी है? साइकिल। साइकिल का मतलब क्या होता है? जहां से रिएक्शन शुरू हुई वहीं पर जाकर के एंड हो जाए। यानी कि स्टार्ट हमारी ऑक्सैलो एसिटिक एसिड से ही हुई और एंड भी हमारी कहां पे हो रही है? ऑक्सैलो एसिटिक एसिड के पास में। यानी कि मैलिक एसिड कन्वर्ट हो रहा है ऑक्सैलो एसिटिक एसिड में, यानी 4 कार्बन कन्वर्ट हो रहा है 4 कार्बन में। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है? हमारा एक NADH फिर से बन रहा है। यहां तक ये समझ में आया अच्छे से? लेकिन मैं यहाँ पे बार बार एक NADH, एक NADH, एक NADH, एक FADH बना रही हूं। हमारा कितना एसिटाइल कोएंजाइम का मॉलिक्यूल है, ये मैंने एक एक अभी इसीलिए बताया है कि क्वेश्चन में देता है कि एक एसिटाइल कोएंजाइम का मॉलिक्यूल जब एंटर करेगा तो कितना ATP बनेगा, और 2 एसिटाइल कोएंजाइम ए के मॉलिक्यूल जब एंटर करेंगे तो कितना NADH, कितना FADH,
कितना जीटीपी होगा। तो कंफ्यूज नहीं होना है। अगर क्वेश्चन में एक एसिटाइल कोएंजाइम ए का मॉलिक्यूल का दे रखा है क्वेश्चन में, तो आपको NADH 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 FADH करना है। लेकिन हमारे क्रेब्स साइकिल में तो 2 मॉलिक्यूल होते हैं ना एसिटाइल कोएंजाइम ए के, तो यहां पे कितना बनेगा 2 NADH 2 NADH 2 FADH और यहां पर भी 2। क्लियर हुआ आपको? अब देखो, जैसे हम पढ़ते हैं ना कि एक NADH कितने एटीपी के बराबर होता है 3, और एक FADH कितने एटीपी के बराबर होता है 2। तो अगर हम इसकी समरी बना है कि कितनी एनर्जी हमको मिली, तो इसमें देखो हमको कितना मिला NADH, रुको मैं दूसरे पेन से लिखती हूं यहां पर, इसके अंदर लिख दूं, ये क्लियर हो जाएगा आपको। यानी कि हमको कितना मिला, एनर्जी कितनी मिली, और क्रेब्स साइकिल हमारा कंप्लीट ऑक्सीडेशन है ग्लूकोज के मॉलिक्यूल का। इसके बाद ये हमारे जाते हैं ETS में। तो यहां पे हमारा कितना मिला 2 NADH एक स्टेप पर, ये फिर हमारा 2 NADH इस स्टेप पर, एक हमारा ये हो गया, एक हमारा ये हो गया, ये हमारा जीटीपी हमारी भी यही होगी, हमारी 2 ही 2 होगी क्योंकि 2 मॉलिक्यूल है ना। तो हमारा 3rd ये हो गया, और 4th हमारा ये हो गया, और 5th हमारा ये हो गया। अब सुनना, 2 ATP और 2 ATP 3 ATP NADH, यानी कि NADH और NADH 3 हमने लिख लिए। ओके, FADH सिर्फ हमारा एक ही जगह बन रहा है, तो कितने बन रहे हैं 2, तो 2 FADH, और GTP हमारा एक ही जगह बन रहा है, कितने बन रहे हैं 2, तो 2 हमारी GTP। ये पूरा हमने सम अप कर लिया। तो कैसे लिख सकते हैं हम इसको? ऐसे लिख सकते हैं कि क्या लिख सकते हैं हम इसको यहां पर कि हमारा 2 और 2 4 और 2 6, यानी कि 6 NADH 2 हमारा FADH और 2 हमारा GTP। ये हमारा क्रेब्स साइकिल हो गया है। क्लियर? अब मैं यहाँ पे आपको एक क्वेश्चन और बता रही हूँ जो बहुत इंपॉर्टेंट बनता है, इनकी सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन और ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन का मतलब होता है जहां पे जो चीज बन रही है वहीं पे वो यूज हो जाए। तो आपने देखा कि पूरे हमारे इस रेस्पिरेशन में 2 ही जगह बनता है। एक तो जब हमारा ग्लाइकोलाइसिस होता है तब हमारा ये एटीपी बनता है, यानी कि एटीपी वो है जहां पे बन रहा है वहीं पे यूज हो जाए, उसे कहते हैं सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। यानी एक तो हमारा ये एटीपी हो गया ये वाला, और एक हमारा जीटीपी हो गया। तो सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन हमारा 2 ही जगह है, एक तो हमारा ग्लाइकोलाइसिस में और एक हमारा ये क्रेब्स साइकिल में। बाकी ये सब हमारे जो बन रहे हैं ये कैसे हैं? ये है हमारे ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, यानी कि ये इनके पास एनर्जी खूब है, क्योंकि एक NADH एक NADH इसके पास 3 ATP के बराबर एनर्जी होती है, और एक FADH इसके पास 2 ATP होता है। लेकिन ये एटीपी हमको यहां पे नहीं मिलेगा, ये एटीपी हमको कहां पर मिलेगा? ETS में। ETS में जब जाएंगे तो इनसे हम एटीपी को ऑब्टेन करेंगे, ठीक है, ETS में। सो आई होप आपको ये अच्छे से क्लियर हो गया हो। एंड हम नेक्स्ट टॉपिक हम किसी और टॉपिक में डिसाइड करेंगे कि हम क्या पढ़ाएंगे। थैंक यू सो मच।